चलिए पहले पार्ट 10 का लेक्चर बनाएंगे आज। पार्ट 10 में लिखेंगे, हेडिंग बनाओ, लिखेंगे संचय का अर्थ। संचय का अर्थ, मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं इसको। क्या पढ़ते हैं? मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन। अब थोड़ा शांत रहिए भाई, बकवास न करिए। वैसे भी सिस्टम की वजह से लेट हो गए 15-20 मिनट। पता नहीं आज का वीडियो कैसे बनता नहीं बनता, कुछ पता नहीं है यार। ये सब मशीन वशीन का कोई भरोसा थोड़ा होता है, कब कितनी देर धोखा दे दें। भैया जो मुझे सुन पा रहे हो, सोमवार से सीधे ऑफलाइन पढ़ाई होगी, वीडियो बनना बंद हो जाएगा। इसके बाद किसी का कोई छूट जाए, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, अभी से बता दे रहा हूं। आपके पास 2 दिन और समय है, शनिवार रविवार, आप आइए। सोमवार से सीधे ऑफलाइन कोई स्टूडेंट नहीं आएगा तो मेरे पास कोई मटेरियल नहीं होगा पीछे वाला देने के लिए। संचय का अर्थ बोले भैया, देखो दिमाग लगाइए, क्रमचय और संचय का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट करना। अरेंजमेंट मीन्स व्यवस्थित करना, और संचय का मतलब होता है सेलेक्ट करना। तो दोनों पे अंतर क्या है? क्रमचय का मतलब है व्यवस्थित करना और संचय का मतलब है चुनना या चयन करना। सेलेक्ट का मतलब चयन होता है ना, किसी चीज में सेलेक्ट हो जाना, समझ में आ गया? तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। जब वस्तुओं के चयन में क्रम का ध्यान ना दिया जाए, ठीक है। संचय का अर्थ क्या होता है? वहां पे व्यवस्थित जैसे करते थे तो क्रमयुक्त अरेंजमेंट करते थे ना यार। पहला डिब्बा अरेंजमेंट करते थे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा करते थे। नहीं आए समझ में? बोलो भैया, जैसे हमें 3 नंबर का पासवर्ड बनाना है, या आप किसी से हॉटस्पॉट जोड़ रहे हैं, अपने मोबाइल में वाईफाई ले रहे हैं, तो पासवर्ड आ जाएगा। जब पासवर्ड आता है तो ये पहली वाली बिंदी भरती है, याद है? फिर इसके बाद ये भरती है क्या? क्रमयुक्त भरता है ना, तो उसको क्या कहते हैं? क्रमचय। जब वस्तुओं के चयन में क्रम का ध्यान दिया जाए तो क्या है? क्रमचय। और जब क्रम का ध्यान ना दिया जाए तो क्या है? संचय। समझ में आ गया? चलिए लिखिए, लिखेंगे, जब वस्तुओं के चयन में क्रम का ध्यान ना दिया जाए, जब वस्तुओं के चयन में क्रम का ध्यान ना दिया जाए, जब वस्तुओं के चयन में क्रम का ध्यान ना दिया जाए, जब वस्तुओं के चयन में क्रम का ध्यान ना दिया जाए, तो चयन का प्रत्येक ढंग मतलब तरीका, तो चयन का प्रत्येक ढंग के आगे ब्रैकेट में लिख दिए तरीका, तो चयन का प्रत्येक तरीका संचय कहलाता है। जब वस्तुओं के चयन में क्रम का ध्यान ना दिया जाए तो चयन का प्रत्येक ढंग क्या कहलाता है? संचय कहलाता है। आगे हेडिंग बनाइएगा, संचय की परिभाषा। छोटी छोटी हेडिंग है, संचय की परिभाषा। हाँ बेटा, डिफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। हेडिंग बनाएंगे संचय की परिभाषा। संचय की परिभाषा। हाँ भाई बोलो मैं। तो संचय की परिभाषा में समझने की कोशिश करेंगे। दी हुई वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं, दिमाग लगाएंगे थोड़ा, दी हुई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी वस्तुओं को लेकर जितने भिन्न भिन्न समूह बनाए जा सकते हैं। समूह का मतलब क्या होता है? समुदाय। समूह बनाए जा सकते हैं, तो प्रत्येक समूह या समुदाय को हम क्या कहते हैं? संचय। अच्छा, थोड़ा सा एक हिंदी वाला शब्द है संचय। संचय मीन्स इकट्ठा करना। अरे सुने हो? आदमी कहता ना कि ये व्यक्ति ज्यादा संचय करता है। संचय का मतलब होता है कलेक्शन तो करना है। कलेक्शन मतलब इकट्ठा करना। ये हिंदी में फील आता है कि किसी चीज को धीरे धीरे इकट्ठा करना, उसको संचय बोलते हैं। समझा गया? तो जब दी हुई वस्तुओं में से, फीलिंग वही होगी। देखिए, क्रमचय में क्या लिख के आता था? एनपीआर, और संचय में लिख के आएगा एनसीआर। समझ में आ गया? थोड़ा सा फर्क है एनपीआर एनसीआर में। और कायदे से नहीं पढ़े, 11 पास हो जाओगे, 12 पास हो जाओगे, यहां तक कि आप आगे भी पढ़ लोगे, लेकिन आपको कंफ्यूजन बराबर बना रहेगा कि मैं एनपीआर लगाऊं कि एनसीआर लगाऊं। मेरी बात सुनेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।
आप क्रमचय के यदि सवाल घर में मेहनत लगा के किए होंगे तो मुझे नहीं लग रहा है कोई क्वेश्चन का कोई सवाल फंस रहा होगा। एक आध क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, तो दोनों में फर्क है थोड़ा पे। यहां पे भी n वस्तुओं में से r वस्तुओं को चयन करना, ये एनपीआर का अर्थ क्या होता है मुझे बताओ। ये एनपीआर का मतलब होता है n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से r खाली स्थान भरना, बोलो। और एनसीआर का मतलब होता है n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को सेलेक्ट करना। नहीं आया समझ में? आगे समझ में? तो NP2 कहीं लिखा हो अर्थात 10P2 लिखा हो, 10P2 का मतलब होता है 10 डिब्बों में से 10 वस्तुओं में से 2 खाली स्थान भरना। नहीं आया समझ में? और 10C2 का मतलब होता है 10 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों का सिलेक्शन करना, चुनाव कर लेना। नहीं आया समझ में? ठीक है, जबकि इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं, इसमें क्रम का महत्व है। बोलो, इसको मैं पहले 10 प्रकार से भर सकता हूं, इसको 9 प्रकार से। जब क्रम युक्त चयन होता है, बात समझिएगा, तो क्रमचय कहलाता है। जब क्रम युक्त ना हो तो NPR का मतलब होता है n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से r खाली स्थान भरना, और NCR का मतलब होता है n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से r व्यक्तियों को सेलेक्ट करना। ये सेलेक्ट करना है, ये स्थान भरना है, खाली भरना। थोड़ा थोड़ा हवा लगने लगी होगी, नहीं समझ में आया? इसका मतलब कि दी हुई वस्तुओं में से, ये NCR से आप समझते हैं, संचय में C आएगा, बताता हूं। दी हुई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी वस्तुओं को लेकर जितने भिन्न भिन्न मतलब जितने अलग अलग समूह बना सकते हैं, उस प्रत्येक समूह को क्या कहते हैं? संचय कहते हैं। लिखेंगे दी हुई वस्तुओं में से, दी हुई वस्तुओं में से, दी हुई वस्तुओं में से, दी हुई वस्तुओं में से कुछ अथवा, दी हुई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी वस्तुओं को लेकर, दी हुई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी वस्तुओं को लेकर, वस्तुओं को लेकर जितने भिन्न भिन्न समूह या समुदाय बनाए जा सकते हैं, जितने भिन्न भिन्न समूह या समुदाय बनाए जा सकते हैं, जितने भिन्न भिन्न समूह या समुदाय बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, उस समूह, उस प्रत्येक समूह या समुदाय को संचय कहते हैं। उस प्रत्येक समूह या समुदाय को, उस प्रत्येक समूह या समुदाय को संचय कहते हैं। उस प्रत्येक समूह या समुदाय को संचय कहते हैं। उस प्रत्येक समूह या समुदाय को क्या कहते हैं? संचय कहते हैं। हाँ, संचय का अर्थ क्या है जरा बताइए। जब वस्तुओं के चयन में क्रम का ध्यान, तो चयन का मतलब सेलेक्ट करने के जितने तरीके होते हैं उनको संचय कहते हैं। संचय की परिभाषा क्या है? दी हुई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी वस्तुओं को लेकर, जरा दिमाग लगाना, कुछ अथवा सभी वस्तुओं को लेकर जितने भिन्न भिन्न समूह या समुदाय बना सकते हैं, तो प्रत्येक समूह को क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन कहते हैं। समझ में नहीं आया यार? दिमाग लगाइए, इस नाम सुना सुना लगता है ना यार, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि आप कितने प्रकार का कॉम्बिनेशन बना सकता है। अच्छा, ये अक्सर यूज होता है घर में, अक्सर शब्द यूज होता है कि यार ऐसी ड्रेस का कॉम्बिनेशन बना कि यार कोई देखता रह जाए। नहीं है समझ आ रहा? समझ? तो कॉम्बिनेशन एक ऐसा शब्द है, ये जो भी नए बच्चे आ रहे हैं मुझसे मिल के जाएं ताकि आप घबराएं नहीं, क्योंकि अभी तक आप कोरोना की वैक्सीन बना रहे थे सब लोग। अरे यार, इतना बड़ा लापरवाह स्टूडेंट इस जिले का मैंने जीवन में सोचा नहीं है कभी। बेटा दिक्कत होती इधर आगे बैठ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, आ जाओ, दूर बैठे हो ना। तो देखो, जो नए स्टूडेंटों के लिए मेरे एक ही मैसेज है कि पहली बात तो घबराएं ना। यदि घबरा गए तो मर गए, फिर कुछ नहीं होने वाला। एक ही उपाय बचा है कि जितने चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ, यदि उनको ऑनलाइन घर में कवर कर लो एक नोट्स बना के, और रोज 2 लेक्चर 3 लेक्चर पढ़ के आओ, और मैं आपको 3:30 बजे क्लास में मिल जाऊंगा। कहो तो मैं 3:15 बजे बैठा मिल जाऊंगा। ठीक, आप आइए, 10-15 मिनट जो भी डाउट हो, ठीक है, मुझसे डाउट पूछ लीजिए, पीछे से नोट्स बनाते चले जाइए। नए लेक्चर ऑफलाइन पढ़ के आइए और पुराना ऑनलाइन घर से पढ़ के आए, तो एक साथ मैं और आप एक साथ फिनिश कर जाओगे। समझ में आ गया? इसके अलावा क्या उपाय है मुझे बता दीजिए। कोई गणित का सिरफ आता हो तो सुबह शाम चला दे, 3 ढक्कन खत्म हो जाए, ऐसा कुछ है नहीं। तो बात होती है, अच्छा कॉम्बिनेशन की बात हो रही थी, अर्थात हम कितने प्रकार से कॉम्बिनेशन किसी चीज को कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बात आपको बता दूं, जब भी परम्यूटेशन की फीलिंग आए तो मतलब अरेंजमेंट करना है, किसी चीज को व्यवस्थित करना है।
नहीं आए समझ? बोलो आगे बात समझ। और जब भी कॉम्बिनेशन की चर्चा होगी तो किसी व्यक्ति को चुनना है, अर्थात सिलेक्शन है, वहां पे चुनना है, सिलेक्शन करना, इकट्ठा करना है। नहीं आए समझ? और ये क्या है? व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो मैंने संचय की परिभाषा में क्या लिखा है? दी हुई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी वस्तुओं को लेकर जितने भिन्न भिन्न समूह या समुदाय बन सकते हैं, उन सभी समूह या समुदाय को क्या कहते हैं? संचय कहते हैं। लिखेंगे अगली हेडिंग, संचय का संकेत। संचय का संकेत। अभी थोड़ी देर में आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि क्रमचय और संचय में फर्क क्या है। 10 मिनट के अंदर अंदर सारी बातें, सब कुछ क्लियर। बोलूं मैं? लिखेंगे n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से, n स्मॉल n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से, स्मॉल n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से एक साथ r वस्तुओं को लेकर, स्मॉल r, स्मॉल n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से एक साथ r वस्तुओं को लेकर बने समुदाय, बने समूहों, लिख लीजिए, समूहों की संख्या NCR होती है। ध्यान रखना, क्या लिखे? n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से एक साथ r वस्तुओं को लेकर बने समूहों की संख्या कितनी होती है? NCR। समझा क्या? NCR होती है। अतः NCR को CN, R से भी व्यक्त करते हैं, इसका दूसरा नाम आ गया भैया गणित की दुनिया में, C ब्रैकेट में N, R। अब मैं रीमार्क्स में ढेर सारी बातें लिखाऊंगा, आप महसूस करिएगा इनको। बोल रहा हूं, NCR में ध्यान सुनना, C मीन्स कॉम्बिनेशन, N और R ये वस्तुएं हैं। N वस्तुओं में से N भिन्न भिन्न वस्तुओं का मतलब होता है कोई वस्तु रिपीट नहीं। समझ में आ गया? जैसे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, दिमाग लगाना, 10 विद्यार्थियों में से 2 विद्यार्थियों को सिलेक्शन करना, ठीक, वो संचय हो गया। और 10 विद्यार्थियों में से 2 विद्यार्थियों को कहीं व्यवस्थित करके बैठाना, वो क्या हो गया? क्रमचय हो गया। नहीं आए समझ? आएगा समझ? तुरंत नहीं आएगा, थोड़ा सा क्लिक देर में करेगा। NCR में N और R दोनों, पहली बात तो नेचुरल होंगे, ऊपर कभी 0 किंतु नीचे हो सकता है। अर्थात NCR में स्मॉल n नेचुरल को बिलोंग करेगा और R होल नंबर को बिलोंग करेगा, और जो R की औकात है वो ज्यादा से ज्यादा n के बराबर होगी या n से छोटी होगी। इतना NPR में भी पढ़े थे? नहीं पढ़े थे? बोलो। इसका मतलब NCR में स्मॉल n कहाँ किसको बिलोंग करेगा? नेचुरल को। अर्थात क्या नेचुरल में 0 होता है? इसका मतलब ऊपर कभी 0 आने वाला, नीचे 0 हो सकता है। NC 0 का मतलब होता है n वस्तुओं में से कोई वस्तु सेलेक्ट ना करना, ऐसा भी हो सकता है, आप परेशान ना होइए। तो NCR में n क्या है? नेचुरल। R क्या है? होल नंबर। और R का मान n के बराबर या छोटा। कौन छोटा? R। किससे छोटा? अर्थात R की वैल्यू n से बड़ी कभी नहीं हो सकती। अब भी समझ में नहीं आए? दूसरी बात में मैं क्या लिखूं कि NCR में n डज नॉट इक्वल 0, अर्थात n कभी 0 और R का मान 0 हो सकता है, 0 हो सकता है। लिखना शुरू करो। NCR में n डज नॉट इक्वल 0 और R का मान 0 हो सकता है, और
आर का मान एन के बराबर होगा, या आर का मान एन के मान से छोटा होगा। ये कौन बात कर रहे हो? वैसे भी आज का देखिए, जैसे मैंने कैमरा लगाया धोखा दे दिया मोबाइल, एक किस तरह क्लास चल गई नहीं, फिर बड़ी समस्या हो जाती। तो अभ्यास करने की कोशिश करें। एनसीआर में एन कभी जीरो नहीं होगा। आर का मान जीरो हो सकता है तो नहीं हो सकता। समझ में नहीं आया? मैंने क्या लिखा कि एनसीआर में एन किसको बिलोंग करेगा? नेचुरल में कभी जीरो आता है क्या? और आर किसको बिलोंग करेगा? होल नंबर में जीरो आता है। अर्थात एनसीआर में डज नॉट इक्वल जीरो। आर का मान शून्य हो सकता है। हो सकता है कि फीलिंग क्या होती है? हो भी सकता है तो नहीं हो सकता। और क्या लिखा? और आर का मान एन के बराबर होगा, या आर का मान एन से क्या होगा? छोटा होगा। समझ में नहीं आया? अब जरा दिमाग लगाइए। तीसरे नंबर की बात क्या है? एनपीआर का अर्थ होता है, लिखो, एनपीआर का अर्थ होता है एन भिन्न भिन्न वस्तुओं में से आर खाली स्थान भरना। एनपीआर का अर्थ होता है, दोनों में फर्क समझो। एनपीआर का अर्थ होता है, एनपीआर का अर्थ होता है एन भिन्न भिन्न वस्तुओं में से स्मॉल आर खाली स्थान भरना। एन भिन्न भिन्न वस्तुओं में से, एन भिन्न भिन्न वस्तुओं में से, एन भिन्न भिन्न वस्तुओं में से आर खाली स्थान भरना। मैं थोड़ा सा देख लूं ये कैसे क्या ले रहा है। चलो ठीक ही चलना। हाँ भाई लिख गया? बोलो क्या लिखा हमने? एनपीआर का अर्थ होता है एन भिन्न भिन्न वस्तुओं में से आर खाली स्थान भरना। समझा गया? अगले नंबर पे लिखो, चौथे नंबर पे एनसीआर का अर्थ होता है एन भिन्न भिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुओं का चयन करना। एन भिन्न भिन्न वस्तुओं में से एनसीआर का अर्थ होता है एन भिन्न भिन्न वस्तुओं में से, एन भिन्न भिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुओं का चयन करना। चयन को इंग्लिश में सिलेक्शन लिख सकते हैं, या सेलेक्ट करना। अब सुने, तो एनसीआर एनपीआर में कुछ आपको हल्का सा फीलिंग आई होगी। एग्जाम्पल को दे लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो। एनपीआर एनसीआर में फर्क नजर आया? एनपीआर का मतलब क्या होता है? एन भिन्न भिन्न वस्तुओं में से बारी बारी से आर डिब्बे भरना। आ रहा समझ? और एनसीआर का मतलब एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को सेलेक्ट करना ना सीधे। जैसे जरा दिमाग लगाइए, ठीक है? अब बिल्कुल एक बार में समझ में आएगा। क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट बैठे हैं, सीरियस रहना, ठीक? और मैंने 2 कुर्सियां लगा के रखी हैं। इन दोनों कुर्सियों में से स्टूडेंटों को बैठाना, ये व्यवस्थित करना हो गया। अरेंजमेंट हुआ किसी चीज का। आप अरेंजमेंट कर रहे हो तो ये क्या है? क्रमचय। अर्थात 50 विद्यार्थियों में से 2 कुर्सी भर रहा हूं मैं, तो पहली कुर्सी में 50 प्रकार से भर सकता हूं। नहीं आया समझ? बोलो आ गया समझ? तो इसको 50 प्रकार से, क्योंकि 50 स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट यहाँ बैठ जाएगा। अब कितने स्टूडेंट बचे? ये बकवास तो मैं 9 लेक्चर कर चुका हूँ। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों मल्टीप्लाई होगा? क्रियाएं स्वतंत्र हैं। और शायद मैं एक शब्द बोलूं कि 50 स्टूडेंटों में से 2 स्टूडेंट को चयन करना। समझा? ये तो अरेंजमेंट नहीं हुआ ना, अब तो सिलेक्शन में आ गए। अब अर्थात 2 को सेलेक्ट करना है। तो आप क्या बोलेंगे? 5C2। अब भी समझ में नहीं आया? आ गया समझ में? तो 50 में से 2 विद्यार्थियों को व्यवस्थित करना, कहीं वो क्रमचय हो गया, और 2 विद्यार्थियों को सेलेक्ट करना संचय। अब भी समझ में नहीं है?
आएगा धीरे धीरे समझ में। देखिए कोई चीज ऐसी नहीं होती कि तुरंत माइंड में भर जाए, थोड़ा सा एग्जाम्पल हो, उसके सवाल हो तो फील आए, समझ में आ गया, तो थोड़ा थोड़ा सा महसूस होने लगा होगा। कुल मिला के आप सीधा सीधा सा एक माइंड में बात डाल लीजिए, क्रमचय का गणित की दुनिया में काम है अरेंजमेंट करना, व्यवस्थित करना, और संचय का काम है किसी चीज को सेलेक्ट कर लेना, चुन लेना। अब भी समझ नहीं आया, आगे समझ। जैसे मैं लिखूंगा 10 विद्यार्थियों में से कोई 3 विद्यार्थी चुनने की विधियां, तो आप क्या बताओगे? 10C। मैं चुनना बोल रहा हूं ना, चुनने का मतलब सेलेक्ट कर रहा हूं। एग्जाम्पल लिखे, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो, 10 विद्यार्थियों में से 3 विद्यार्थियों को चुनने की कुल विधियां, चुनने की कुल विधियां, 10 विद्यार्थियों में से 3 विद्यार्थी चुनने की कुल विधियां 10C3। अच्छा 10P3 क्यों नहीं लिखे भैया? हाँ, क्योंकि सेलेक्ट कर रहे हो ना, ठीक है। और मैं कहता कि 10 विद्यार्थियों में से 3 विद्यार्थियों को व्यवस्थित करने की विधियां, तो क्या लिखते हैं वहां पे? 10P। व्यवस्थित जहां बोलूं तो P, और जहां चयन सिलेक्शन बोलूं तो C। अब भी समझ नहीं आया? थोड़ा सा माइंड में इतनी बात ले लीजिए, 2 शब्द ले लीजिए, फिर धीरे धीरे मैं समझाता हूं। अच्छा अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, 10 विद्यार्थियों में से 5 विद्यार्थियों का चयन करना। 10 विद्यार्थियों में से 5 विद्यार्थियों का चयन करना। क्या लिखूं? 10C5। एग्जाम्पल नंबर 3 ले लो, 10 विद्यार्थियों में से सभी विद्यार्थियों का चयन करना। 10 विद्यार्थियों में से सभी विद्यार्थियों का चयन करना। 10 विद्यार्थियों में से सभी विद्यार्थियों का चयन करना। क्या लिखूं? 10C10। क्या किसी को कोई तकलीफ? समझ में आया कि नहीं आया? चयन करेंगे तो C, मतलब सेलेक्ट करेंगे तो C, और अरेंजमेंट करेंगे तो P। थोड़ा सा एक शब्द लिख देते हैं, क्रमचय, छोटी सी हेडिंग बना लो, क्रमचय तथा संचय में अंतर। डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। इंग्लिश से पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हाँ चलिए भाई, दोनों पे डिफरेंस की चर्चा होती है। देखिए, जब वस्तुओं के चयन में क्रम का ध्यान दिया जाए तो चयन का प्रत्येक तरीका क्रमचय कहलाएगा, और जब क्रम का कोई महत्व तो संचय कहलाएगा। बात खत्म। लिखेंगे, जब वस्तुओं के चयन में क्रम का ध्यान दिया जाए तो क्रमचय कहलाएगा। जब वस्तुओं के चयन में क्रम का ध्यान दिया जाए, इसमें ऑर्डर का महत्व होता है ना। जब वस्तुओं के चयन में क्रम का ध्यान दिया जाए तो चयन का प्रत्येक ढंग क्रमचय कहलाता है। ढंग मीन्स तरीका, विधियां। तो चयन का प्रत्येक ढंग क्रमचय कहलाता है। तथा जब वस्तुओं के चयन में क्रम का ध्यान ना दिया जाए, तथा जब वस्तुओं के चयन में क्रम का ध्यान ना दिया जाए, तथा जब वस्तुओं के चयन में क्रम का ध्यान ना दिया जाए, क्रम का ध्यान ना दिया जाए, तो चयन का प्रत्येक ढंग क्या कहलाऊं? संचय कहलाता है। जब वस्तुओं के चयन में क्रम का ध्यान ना दिया जाए तो चयन का प्रत्येक ढंग संचय कहलाता है। हेडिंग बनाइए आगे की। बस क्रमचय संचय में थोड़ा सा फर्क है, उसमें क्रम युक्त चयन करना है, इसमें विदाउट क्रम चयन कर लेना। अच्छा सुनना, बोलो, मुझे बताइए, जब अपने मोबाइल के स्क्रीन में जब आप यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं, जैसे 4 डिजिट का पासवर्ड बनाए हैं आप,
तो मुझे बताइए, जैसे आप पासवर्ड डालते हैं अपना मोबाइल खोलने के लिए, सुनना मेरी बात को, तो सबसे पहले ये वाला डिब्बा भरता है कि नहीं भरता, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, अर्थात क्रमयुक्त भरता है कि बिना क्रम के भरता? ये क्या व्यवस्था है? क्रमचय है, ठीक है। संचय का मतलब होता है ये भर लो, फिर ये भर लो, फिर ये भर लो, फिर ये। बताऊं, संचय का मतलब होता है बस को भरना, आ जाओ तुम भी, आ जाओ तुम भी, आ जाओ तुम भी, आ जाओ। क्रम का कोई महत्व, क्योंकि संचय मीन्स इकट्ठा करना है, कलेक्शन करना है। नहीं आए समझ? आगे बेटा समझ में। जैसे मुझे सेलेक्ट करना है किसी चीज को, जब सेलेक्ट करना है तो मेरी मर्जी, मैं इधर से एक नाम बोल दूं, एक नाम उधर से बोल दूं। क्रमचय का मतलब होता है क्रमयुक्त आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा सा फर्क है। क्रमचय का मतलब जैसे ऐसे सवाल, ये अच्छा ताले वाले जैसे सवाल बनते हैं, बताइए आगे समझ। अब मुझे बता दीजिए, जब आप पेटीएम यूज करते हो तो जैसे वो 4 डिजिट के नंबर मानते हैं, तो इस तरह क्रॉस बना रहता है कि नहीं बना रहता? बोले। और जैसे आप दबाते हो तो पहले इस क्रॉस में आ जाता है डॉट, वो नंबर थोड़ा सो कराता नहीं, पीछे वाला देख नहीं लेगा। जरा सुनिए ना, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। बोलो, क्रमयुक्त व्यवस्थित हो रहा है कि नहीं हो रही है? आपका कोड क्रमयुक्त अरेंजमेंट हो रहा है। और जैसे अरेंजमेंट हो रहा है, एग्जिस्ट कर गया, खुल गया, नहीं एग्जिस्ट किया नहीं खुला, क्योंकि असफल होने की तो ढेर सारी विधियां, मैं सब बातें तो आपके साथ कर चुका हूं। तो जब क्रमयुक्त प्रोसेस चल रहा हो तो क्रमचय है, अब विदाउट क्रम चल रहा हो तो संचय। तो छोटी सी बात है, इसमें डरने की जरूरत नहीं। लिखेंगे संचय के महत्वपूर्ण सूत्र, हेडिंग बनाइए, संचय के महत्वपूर्ण सूत्र। देखो, हाँ भाई, संचय के महत्वपूर्ण सूत्र। देखो, एक सूत्र याद कर लीजिए, कभी जीवन में नहीं भूलेगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से मैं किस बात को कह रहा हूं, इस सूत्र को याद करना बस हो गया आपको। एनसीआर का मतलब होता है एनपीआर बटे फैक्टोरियल आर, बस इतना याद कर लो, बस बाकी कुछ नहीं, क्योंकि एनपीआर के सारे फार्मूले आपको रटे हुए। तो एनसीआर का फार्मूला होता है एनपीआर बटे फैक्टोरियल आर। मुझे एनपीआर का सूत्र बताओ। अच्छा, हाँ, एनपीआर का फार्मूला क्या होता है? n-1, बोलो, n-2, n-3 डॉट डॉट, ये एनपीआर का मतलब आर खाली स्थान भरना। तो पहला डिब्बा n प्रकार से, दूसरा डिब्बा एक वस्तु घट गई, अब हास हो रहा है कि नहीं? n-1, फिर तो आरवां खाली स्थान कितने प्रकार से भरता है? n-r प्लस। तो ये आप नोट्स में देखिएगा, एनपीआर की सीरीज बनी होगी, नीचे भाग किसका हो गया? फैक्टोरियल आर का। बनाओ पहला फार्मूला। एनसीआर का फार्मूला होता है एनपीआर बटे फैक्टोरियल आर। बस एक चीज आप और रट लीजिए कि नीचे फैक्टोरियल आ जाता है बस। अब फैक्टोरियल की क्लास आप पहले पार्ट में ही पढ़े, फैक्टोरियल वाला जो लेक्चर है वो पहला पार्ट ही पढ़े हैं आप। अब सुनिए, बहुत सारे फार्मूले होते हैं एनसीआर के, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखो, याद करिए, रफ्कार एनपीआर का मतलब, मैं एनपीआर की मीनिंग बताया था। एन भिन्न भिन्न वस्तुओं में से आर खाली स्थान भरना, जबकि किसी भी वस्तु की पुनरावृत्ति। पहली वस्तु को भरने के लिए एन मेथड, एक वस्तु घट गई n-1, फिर घटी n-, और आर फैक्टर तक जाता है, आर गुणनखंड तक जाता है। आरवें गुणनखंड में क्या बचता है? n-r+1। सब क्रियाएं इंडिपेंडेंट होती हैं, स्वतंत्र क्रियाएं होती हैं, इसलिए मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने एक बात आपके साथ डिस्कस की है कि आज से समझ ले कि एनसीआर का फार्मूला होता है एनपीआर बटे फैक्टोरियल आर। और एनपीआर क्या है ये सब पढ़ चुके हो। तो मैंने ऊपर डिनोमिनेटर में, अंश में, समझ में आ गया? न्यूमरेटर पे, न्यूमरेटर बोलते हैं अंश को, न्यूमरेटर पे मैंने एनपीआर की सीरीज डाल दी जो कि मैं पढ़ा हूं दूसरे लेक्चर पे। याद आया? फैक्टोरियल आर। अच्छा, एक एनपीआर का फार्मूला और होता है, बताओ जरा। फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल n-r। ठीक, तो एनपीआर का एक फार्मूला होता है, देखना। तो एनसीआर का एक नया फार्मूला और खुल गया, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n-r। और ये भी तो है,
तो ये एनपीआर का फार्मूला आया और पीछे से फैक्टोरियल आर का भाग और हो गया, तो एनसीआर का एक नया फार्मूला क्या खुल गया, एन फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो ये भी फार्मूला लिख दो, उधर ना लिखना, वो सब रफ कर। आ रहा समझ में कि नहीं? अरे बोलो, हाँ आ रहा है समझ में, सुनना ध्यान से। अब देखो, अब आपके साथ मैं समझने की कोशिश करता हूं। कहीं लिख गया NC0, भेजा लगाना। NC0 की फीलिंग क्या होगी, इस फार्मूले से रख दो चाहे इस फार्मूले से रखो, दोनों सेल हो जाएंगे। फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल आर, आर की जगह क्या भरा 0, फैक्टोरियल एन माइनस आर, एन माइनस आर का मतलब एन माइनस ऊपर कितना है फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल एन माइनस 0 फैक्टोरियल एन वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। NP0 भी शायद 1 था, बोलो नहीं था क्या? NP0 जरा देखते हैं, फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर 1 ही था। देखो NC0 की फीलिंग क्या होती है, n वस्तुओं में से 0 वस्तुओं को सिलेक्शन करना। तो आप किसी को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो मात्र एक मेथड होता है, एक विधि तो होगी यार, किसी को सेलेक्ट ही नहीं कर रहे हो। अच्छा सुनना, अब दिमाग लगाना, इसका मतलब जिस दिन यहाँ NC0 लिखा हो तो मैं बकवास नहीं करूंगा, सीधे 1 पकड़ लूंगा। तो याद रखना, कभी भी कॉम्बिनेशन में नीचे 0 लिखा हो, नीचे 0 लिखा हो तो आप वैल्यू क्या पटकोगे 1। समझ में आ गया? जैसे छठवें नंबर में मैं लिख दूं 1000 C0 तो वैल्यू आप क्या समझोगे 1। नहीं आया समझ? बोलो भैया, आ गया समझ। 7वें नंबर में NC1 देखना है, NC1 सुनो, चलो NC1। अच्छा इस फार्मूले से रख लो ना यार, किसी से लगाऊं, इसी से लगा दो, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r, r का मतलब 1 फैक्टोरियल n माइनस आर, n माइनस 1 और ऐसा ठीक। अब सुनना, फैक्टोरियल की वैल्यू 1 मर गया, अरे क्या करें उसको, फैक्टोरियल की वैल्यू 1। अच्छा फैक्टोरियल के फीलिंग है, n को बाहर करूंगा एक संख्या फैक्टोरियल में और मौका आ गया इसको मारने का, वैल्यू कितनी आ गई। सारे फार्मूले बाइनोमियल तक काम देंगे, ये बिल्कुल एकदम से जवान पे रखे होने चाहिए। 8वें नंबर में देखना, NC1 की वैल्यू n होती है। अरे यार ये तो मुझे बात समझना, आपके पास प्लेट में 10 लड्डू रखे हैं, मैं कहूंगा कि एक लड्डू को आप सेलेक्ट कर, तो आप कहोगे कि अच्छा एक क्यों सेलेक्ट करना है, तो NC1 का है, बोलो समझ में आ गया? तो जब आप NC1 सेलेक्ट करोगे तो 10 प्रकार के सेलेक्ट कर सकते हो, 10 प्रकार का लड्डू उठा के सेलेक्ट कर चुन सकता है। समझ में आ गया? बोल क्यों नहीं रहे? हाँ चुनना बस है, खाना नहीं। तो जिस दिन NC1 लिखा होगा उस दिन कहानी क्या आ गई 10, और जिस दिन 50C1 लिखा होगा उस दिन 50। आ रहा समझ में? तो ये छोटी छोटी बातें आप दिमाग पर रख लीजिए। 10वें नंबर में शायद पूरे में से पूरे वस्तुओं को सिलेक्शन आ जाए, क्योंकि थ्योरी क्या बताती है, कुछ अथवा सभी वस्तुओं को लेकर सिलेक्ट करना। अब सुनना, क्या मैं बोलूं, NCN का मतलब क्या होगा बताओ, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r। आ रहा समझ में? अरे फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। n और r आपस में क्या है, बराबर है, तो ये फैक्टोरियल 0 हुआ, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू, और ये दोनों कट के 1 आ गया, अर्थात ऊपर और नीचे दोनों बराबर हो तो वैल्यू भी 1 हो जाएगी। नीचे 0 है तो भी वैल्यू 1, बात समझना, और ऊपर 1 है तो नीचे वैल्यू n के बराबर खुल जाएगी, और यदि n और r आपस में बराबर है तो भी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका मतलब जिस दिन मैं 10C10 लिखूंगा उस दिन वैल्यू आप 1 बताओगे। आगे समझ में, 10C10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। हाँ बताओ 50C50 की वैल्यू 1। आ रहा समझ? अब सुनना, हाँ 13 नंबर की कहानी,
फिर से मैं कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें लिख रहा हूं। NC1 की फीलिंग होती है n बटे फैक्टोरियल 1। अरे एक ही मतलब है, देखो NC1 की वैल्यू n बटे फैक्टोरियल 1 होगी, बराबर यही तो है। अरे n बटे फैक्टोरियल 1 लगा दिया, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है। अच्छा देखना, दूसरी साथ सुनना, ध्यान सुनना, NC2 कहीं लिखा है, ठीक, तो इसकी फीलिंग क्या होगी, n इस तरह आप लिखना शुरू करो, आएगा वही, आप चाहे फार्मूला लगा के देख लीजिए। जब नीचे 2 लिखा है तो घटते क्रम में 2 फैक्टर जाओगे, बोलो। और शायद बेटा ये NP2 होता तो मेरी बैटरी यहीं समाप्त हो जाती। NP2 का मतलब होता है n में से 2 खाली स्थान भरना। पहला प्रोसेस n प्रकार से, अगला प्रोसेस n-1 प्रकार से। लेकिन जिस दिन यहाँ C हो जाता है उस दिन फैक्टोरियल R का भाग हो जाता है, और R की जगह क्या बैठा है, 2 बैठा। अब भी समझ में नहीं आया, आ गया समझ में। तो अब मुझे NC3 की वैल्यू बता दो फिर। n-1, बहुत अच्छा, n-2, समझ में आ गया। अच्छा आराम से, यहाँ 3 लिखा है तो ऊपर कितने फैक्टर, 3। ये डिक्रीज होते हैं, घटते क्रम में होते हैं, जस्ट एक घट जाता है, n में एक घटा, n-1 फिर एक घटा, n-2, नीचे एक भाग किसका, फैक्टोरियल 3 का। आराम से जल्दबाजी ना करना। 10C10 लिखा है, अब सुनना, ध्यान सुनना, 10C10 लिखा है, देखो आप महसूस करो। अच्छा 10p, यहाँ p महसूस कर लो थोड़ी देर के। 10p10 होता तो क्या होता है, n-1, n-2 डॉट डॉट n-9, और c है तो नीचे फैक्टोरियल r का भाग, अर्थात क्या लिखूं, n, बोलो, n-1, n-2 डॉट डॉट कहां तक, n-9। कितने फैक्टर हो गए, 10 फैक्टर हो गए, भाग किसका, फैक्टोरियल 10 का। हाँ लिख दिया। एक और बता दीजिए, NC100 आराम से, n-1 डॉट डॉट। अच्छा कभी भी लास्ट वाला फैक्टर नजर ना आए तो परम्यूटेशन का ही कॉन्सेप्ट है, n-r+1। n-r का मतलब 100+1 कितना खुला ये, n-99। यदि C की जगह P भाई साहब होते तो केवल इतना ही होता, लेकिन C भाई साहब हैं तो नीचे फैक्टोरियल 100 का भाग हो जाएगा। अब भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में फर्क नजर नहीं आया, आ गया नजर। अब थोड़ा सा महत्वपूर्ण सवाल और है कुछ। अब देखो यार, होता क्या है कि जैसे 18 नंबर में मैं करूं, थोड़ा सीरियस रहेगा, ठीक। ये लिखा हुआ है 100C, थोड़ा छोटा कर देता हूं, 100C8 लिखा हुआ है। अब सुनना, 10C8 लिखा, कॉम्बिनेशन में छोटा सा भरा हूं ताकि बता पाऊं इसकी मीनिंग क्या होती, मुझे इतना बता दो। 10 में से 8 व्यक्तियों को सेलेक्ट करना है। मूल वस्तुएं कितनी हैं, 10। चुनना कितना है, जबकि क्रम का कोई महत्व, इसी को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। तो जरा दिमाग लगाइए, 10 में 8 को सेलेक्ट करूं या 10 में 2 को रिजेक्ट करूं। अरे पगलो, नहीं समझ में आया। क्लास के अंदर 10 बैठे हैं, सेलेक्ट कितने को होना है, तो मैं 10 में 8 को सेलेक्ट करूं या 10 में 2 को रिजेक्ट करूं, दोनों सेम आंसर देगा। अर्थात 10C8 की वैल्यू 10C2 के बराबर चली जाएगी। यहां पे मतलब क्या है, 10 में 8 को सेलेक्ट करने के जितने मेथड होंगे उतने ही मेथड 10 में 2 को रिजेक्ट करने के होंगे, और सेलेक्ट और रिजेक्ट को जोड़ के टोटल 10 के बराबर बैठ गया। नहीं आया समझ। अच्छा इससे फायदा क्या होता है सर, ये बता दीजिए। फायदा ये होता है कि अभी अभी बकवास पढ़े हो, जिस दिन मैं इसको हल करूंगा तो मैं लिखूंगा पहले 10, फिर 9, 8, 7, 6, 5, कितने फैक्टर ले जाऊंगे इसको, 8 फैक्टर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नीचे किसका भाग, फैक्टोरियल 8 बोले तो 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5, 4, 3, 2, 1। समझ में आया कि नहीं। अरे 10C8 की मतलब तो समझ में आ गया ना, कैलकुलेट कैसे हो गए, बोल क्यों नहीं रहे हो। इसका मतलब 8 से लेकर 3 तक भाई साहब उड़ गए, बोल क्यों नहीं रहे हो। और 2 से 5 कट गया, आंसर कितना आया
45। जरा इसको हल करके देखो, 10c2 को कैसे हल करोगे? हाँ 10 से शुरू करोगे, कहां तक ले जाओगे? 2 फैक्टर, तो 10 के बाद 9, नीचे भाग किसका? फैक्टोरियल 2 का। दो ना बोलो, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 की सीरीज। आंसर 45। कौन जल्दी हल हो रहा है, ये वाला कि ये वाला? ये वाला। अर्थात ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। क्यों बराबर हो गए? 10 में से 8 को चुनना, बोलो, या 10 में 2 को हाँ ना चुनना, रिजेक्ट कर देना। अब भी समझ में नहीं आया? तो इसका मतलब कि ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो इसका जो मेन फार्मूला हुआ, जरा दिमाग लगाना, इधर मैं क्या लिखा था? इधर लिखा था 10c8, सुनना, 10c8। इधर क्या लिखा था? 10c2। इसका मतलब ये NCR, थोड़ी देर के लिए R है ना, ये R है, तो ये क्या है? n-r है। अरे 10 में 8 घटा तभी तो 2 आया। इसका मतलब NCR बराबर NC(n-r). ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसकी फीलिंग n में से r को सेलेक्ट करना, ये n में से n-r को रिजेक्ट करना। अब भी समझ में नहीं आया? अच्छा जरा दिमाग लगाइए, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। भेजा लगाना। उसने ये कहा कि 100c90 की वैल्यू 100c90 को कैलकुलेट करो। अब बच्चा पसीना छोड़ रहा है, वो कहेगा कि 100c90 को मैं 100 को 90 फैक्टर तक ले जाऊं और नीचे फैक्टोरियल 90 का भाग दो। अरे पगलो, 100 में से 90 को चुनाव कर रहे हो तो 100 में 10 को घटा दो, अर्थात 100 में 90 घटा दो, तो क्या आएगा? 100c10। बताओ ये जल्दी कैलकुलेशन देगा कि ये जल्दी? ये वाला जल्दी कैलकुलेशन देगा, और दोनों के आंसर सेम आएंगे। अर्थात NCR का मतलब क्या होता है? NC(n-r). कोई पूछे कैसे हो गया तो आप क्या बताओगे? जरा दिमाग लगाना। प्लेट में 10 प्रकार की मिठाई रखी, भिन्न भिन्न मिठाई, एक एक पीस है सब। आभास करना, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 मिठाई रखी है। मैं आपसे कहूंगा, सुनना दिमाग लगाना, मैं आपसे कहूंगा कि 10 में से कोई 2 मिठाई सेलेक्ट कर लो। सुनना, मेरी बातों को सुनना। तो आप कहोगे सर जी 10c2 की बात कर रहे हो आप, तो 2 में 2 को सेलेक्ट करना, आप उठा लोगे दोनों को, बोल क्यों नहीं रहे? अब समझना। अब मैं कहूंगा कि 10 में से 8 को सेलेक्ट करो, तो आपको प्लेट से 8 बार उठाना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? अब बताओ, अब भेजा लगाना, मुझे 10 में से 8 मिठाई को सिलेक्ट करना है, 10 में से 8 मिठाई सिलेक्ट करना है। अर्थात मुझे 10c8 बोल दिया किसी स्टूडेंट ने या किसी व्यक्ति ने कहा कि 10 में से 8 मिठाई को सिलेक्ट करो। समझ में नहीं आया? तो 8 बार आप सिलेक्ट करोगे, इससे बढ़िया दिमाग लगा, 2 मिठाई सरका दे बाहर की तरफ, प्लेट से फेंक दे सालों को। नहीं समझ में आया? अरे तो कौन जल्दी होगा, रिजेक्ट करना कि सिलेक्ट करना? रिजेक्ट करना। समझ में नहीं आया? अच्छा 2 मिठाई मुझे पसंद नहीं थी, मैं प्लेट से खिसका दिया, नीचे गिर गई जमीन में। और मैं 8 को सिलेक्ट करता रहूंगा तो 8 बार प्रोसेस करूंगा, और रिजेक्ट करूंगा तो केवल 2 बार करूंगा। अब भी नहीं समझ में आया? तो जो बची है ना, तो सिलेक्ट ही तो है। नहीं आया समझ में? अब सुनना, जैसे स्टूडेंट 10 बैठे और मैं कह दूं कि 10 में से मुझे 8 को सिलेक्ट करना है, तो बार बार मुझे 8 बार नाम लेना पड़ेगा। तो इसके बदले में 2 को बोल दूं कि भैया तुम भाग जाओ, तो सिलेक्ट तो हो ही गए ना, भगा दिए तो बाकी सिलेक्ट हो गए। तो चाहे सिलेक्ट करो या रिजेक्ट करो, आंसर सेम है। समझ में आ गया? इससे कॉम्बिनेशन जल्दी सॉल्व होता है। लिखेंगे NCR बराबर NC(n-r). हाँ, और इस पे आप थोड़ा सा स्टार का साइन बना लीजिए। नहीं समझ में आया? आ गया। देखो बताऊं आगे? हाँ कुछ गलत कर दिया था मैं। हाँ बेटा, फैक्टोरियल 2 का भाग होगा, देखिए आप लोग नहीं किए क्या? अच्छा मैं शायद NPR बता रहा था और फिर भाग नहीं दिया। हाँ वो मिसप्रिंट हुआ लिखने में, अच्छी बात है, आप देख लेंगे। इसका मतलब आप मन लगा के पढ़ते हो, दिमाग लगाना, आप थोड़ा शांत रहिएगा। अच्छा ऐसा चमत्कार ना कर देना कि लिखा है 10c8 लिखा है तो मैं इसको 10c3 लिख दूंगा, ठीक? अर्थात ये फार्मूला कॉम्बिनेशन को छोटा करने के लिए बनाया गया है। अब सुनिएगा, यहां 7 लिख दो तो 3 होगा, ठीक? 10 का आधा, 10 का आधा, तो नीचे यहां ऊपर मूल वस्तुएं से नीचे वाली जो सेलेक्ट वाली वस्तुएं हैं वो आधे से ज्यादा लिखे हों,
तो आप रिजेक्ट वाले कॉन्सेप्ट पे जाइए अथवा सेलेक्ट वाले कॉन्सेप्ट पे जाइए। फिर मेरी बात सुन लीजिए, एक प्लेट में 10 प्रकार की मिठाइयां रखी हैं, ठीक है, बोलो, तो 10 में से मैं कहूं 5 मिठाई को सेलेक्ट करो, तो ये सेलेक्ट करो या रिजेक्ट करो, दोनों तरफ से शॉर्टकट मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं 10 को उठाऊं या 10 को गिराऊं, मेरा 5-5 बार मुझे प्रोसेस करना पड़ेगा, बोलो यार। मैं कहूंगा कि 10 में से 3 सेलेक्ट करो, तो बताओ सेलेक्ट करना ज्यादा आसान है कि रिजेक्ट करना ज्यादा आसान है? सेलेक्ट करना ज्यादा आसान है। समझ में आ गया? तो ये फार्मूला तब यूज करो जब ये नीचे वाला बैठा हुआ व्यक्ति ऊपर वाले बैठे से आधे से ज्यादा हो। जैसे सपोज दैट यहाँ 10 भरा है, बोल क्यों नहीं रहो, और यहां भरा 5 से ज्यादा, एग्जैक्ट 5 भरा है, तो सेलेक्ट भी करेगा तो 10 से 5 घटाएगा तो इधर भी 5 बैठ जाएगा, बोल क्यों नहीं रहे हो। 6 है तो यहाँ 10C4 लिख जाएगा, 7 है तो 10C3 लिख जाएगा, 8 है तो 10C2 लिख जाएगा, सुनना, और 9 है तो 10C1 लिख जाएगा, और 10C10 है तो 10C0 लिख जाएगा। कैमरा क्या हो गया? जो होने दो, जो होना हो, ये एक्सपोजर लेता नहीं है, देख लेता हूँ शायद, अरे वो सब ले लेगा, सब पढ़ लेंगे बच्चे। हाँ भैया, आप विश्वास नहीं मानोगे, किसी प्रकार की कोई प्रिपरेशन नहीं थी ऑनलाइन क्लासों की, किस तरह मैनेज किए हैं। कक्षा 12 वालों से पूछे क्या हालत थी, जिस दिन पहले दिन वीडियो बनाया मैं पता नहीं था कि माइक लगाने से माइक यूज कैसे होगा। 3 दिन 4 दिन परेशान रहे थे, वीडियो हिल रहा था, एक्सपोजर लॉक नहीं करते बन रहा था, यार कभी सोचे नहीं थे। अब ये बताइए, कभी ये आपको लग रहा था कि यार इस तरह स्कूल बंद हो जाएंगे? एक दिन स्कूल बंद होना तो भारी था, 2 दिन के लिए बंद हो जाते थे तो मजा आ जाती थी कि छुट्टी मिल गई। इतनी लंबी छुट्टी 18 साल की उम्र में कभी नहीं पाए होगे। पाए हो? अब पा गए। हाँ भाई, काम की बात शुरू। तो मैं यहां नोट क्या लिखाने वाला हूं, इस सूत्र का प्रयोग तभी करना है जब r का मान n के मान के आधे से अधिक हो। लिखेंगे, नोट लगा लीजिए। इस सूत्र का प्रयोग तभी करना है, लगाइए जल्दी सुनो। इस सूत्र का प्रयोग तभी करना है इस सूत्र का प्रयोग तभी करना है जब, बोलो, r का मान n के मान के आधे से बड़ा हो। इस सूत्र का प्रयोग तभी करना है जब r का मान n के मान के आधे से बड़ा हो। बाकी कर दोगे तो फांसी की सजा नहीं हो जाएगी, लेकिन खुद अपने जाल में फंस जाओगे। कुल मिला के फार्मूला बनाया गया है संचय को छोटा करना, अर्थात जल्दी से कैलकुलेट होने के लिए फार्मूला बनाया गया, ना कि देर के लिए फार्मूला बनाया गया। भैया फीलिंग आ गई, समझ में आएगी नहीं आया तो मैं आगे बढ़ा दूंगा गाड़ी, आगे समझ में। अच्छा, 19 नंबर में इसका एक कॉन्सेप्ट और है, यदि NCX कभी 2 कॉम्बिनेशन आपको बराबर मिल जाए, सुना ध्यान से, यदि NCX बराबर NCY, तब x बराबर y होगा, और x प्लस वाई की वैल्यू n के बराबर चली जाती है। तो ये दोनों लॉजिक यूज हो जाएंगे कहीं ना कहीं। यदि 2 संचय आपस में बराबर, 2 कॉम्बिनेशन आपस में बराबर बने हो, तो निश्चित रूप से x बराबर y होगा। तो x की वैल्यू y के बराबर भी ले सकता हूं मैं न्यूमेरिकल पोर्शन में, या फिर दोनों को जोड़ के किसके बराबर, n के बराबर। अभी आपको समझ में नहीं आया, सुनना। ऐसा क्यों बता रहा हूं, ये एग्जाम्पल खुद लिखा है, आप भेजा नहीं लगा पाते तो मैं क्या करूं, सुनना। हाँ, कह रहे हैं कि एग्जाम्पल दीजिए, क्या मैं बोलूं? अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 1 पे चलते हैं। 10C5 बराबर 10C5, इसका मतलब क्या हुआ? 10 में से 5 को सेलेक्ट करना या 10 में से 5 को, तो जिस दिन 2 कॉम्बिनेशन बराबर दिखे उस दिन x बराबर y होगा। 5 बराबर 5 दिख रहा है कि नहीं? और एक ही साथ एक बात और बैठ जाएगी,
5 इन दोनों को जोड़ूंगा तो किसके बराबर आ जाएगा? तो 5 धन 5 बराबर 10। अब भी समझ में नहीं आया, लिख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 1। अच्छा सर जी एग्जाम्पल नंबर 2 बैठा दीजिए। हाँ 2 भी बता रहा हूँ, सुनना। 10c8 बराबर 10c2, एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, ये एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। सुनना इसका एग्जाम्पल, आपने मेरा काम 2 काम ईमानदारी के साथ इस साल नहीं किया, बताओ। नंबर 1, किसी बच्चे ने मेरा एडवर्टाइज नहीं किया। मैं बोल नहीं रहा हूं आपसे, बस कोई भी टीचर को सुबह से शाम तक खाने को ना मिले जो ईमानदारी से पढ़ाता होगा। स्टूडेंट नहीं आएगा तो मैं कैसे पढ़ा दूंगा? पहले बताओ। मुरझाते मुरझाते यहाँ पढ़ाता रहूंगा। आप पढ़ा के देखिए, ये तो मेरा पैसा है ना यार, मैं 18 साल से यही कर रहा हूँ, बात समझिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा स्वार्थ की भावना पे ना रहिए, और देखिए जितना दूसरे को बताएंगे वही फायदा है मेरे लिए बस, और मेरा दिमाग जितना अच्छा चलेगा आपका फायदा है। वो केवल 12 के स्टूडेंट नहीं आपसे संपर्क कर रहा था ना, यदि स्कूल खुले होते अब 12 के स्टूडेंट आपके संपर्क में आते, आप विश्वास नहीं मानते 50% स्टूडेंट आपको साइकिल में बिठा के मेरी कोचिंग छोड़ के आता। कहीं इधर उधर न जाना नहीं, बहुत मारेंगे। बस 2 दिन मेरी क्लास पढ़ते, भगवान कृपा से इस क्लास का कुछ ऐसा है कि रुक जाते, भागना है तो भागते रहो। अच्छा सुनिएगा, इसमें एक लॉजिक फेल हो गया। कौन बराबर? x बराबर, ये सब जगह नहीं बैठेगा, ये कभी कभी बैठ जाएगा x बराबर y, नहीं आया समझ में, लेकिन ये लॉजिक हमेशा बैठेगा। मैंने एक बात क्या बोला, 10 में से 8 को सेलेक्ट करूं या 10 में से 2 को सेलेक्ट और रिजेक्ट को जोड़ दूं तो मूल वस्तुएं के बराबर आ जाएंगी। अब भी समझ में नहीं आया? आ गया समझ में? बोलो भाई, 10 में से 8 लड्डू सेलेक्ट कर रहे हो तो 2 लड्डुओं को गिरा रहे हो ना, तो सेलेक्ट और गिराने वाले लड्डू टोटल 10 नहीं हो गए? तो ये 8 धन 10 बराबर 2 नहीं, 8 धन 2 बराबर 10 नहीं हो गया? x की जगह क्या बैठा है? y की जगह, और 8 धन 2 बराबर 10 बराबर n। समझ में अब भी नहीं आया? आ गया समझ। तो कभी भी 2 इस तरह की सीन दिखे, कभी भी इस तरह की फोटो दिखे न्यूमेरिकल पोर्शन में, तो समझ जाना मैं 2 तरह से इसको सोच सकता हूं कि x y के बराबर होगा, ये पॉसिबल भी है और इम्पॉसिबल भी है। लेकिन एक चीज जरूर पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? हाँ, इन दोनों का समेशन, नीचे वालों का समेशन किसके बराबर जाएगा? हाँ, क्योंकि यहाँ पे n में से x को सेलेक्ट किया गया है तो निश्चित रूप से n में से y को रिजेक्ट किया गया होगा, हटाया गया होगा। और सेलेक्ट करना और रिजेक्ट करने को यदि जोड़ दूंगा तो टोटल कहानी किस में चल रही है? मूल वस्तुएं n में से चल रही है, तो दोनों n के बराबर हो गई। समझ में नहीं आया? आ गया समझ। चलिए ये भी लिख लीजिए, एग्जाम्पल लगा लो। यदि तब मैं लिखे दे रहा हूं, तब 5 बराबर 5 और 5 धन 5 बराबर 10, तब 8 डज नॉट इक्वल टू और 8 धन 2 बराबर 10। हाँ भाई, ये एग्जाम्पल में देखो पहला कहानी फेल हो गई, इसमें दोनों कहानी फंस गई। x बराबर y भी हो गया और x प्लस y बराबर n भी हो गया। नीचे वाले में दोनों बराबर नहीं हुए, किंतु दोनों का समेशन n के बराबर चला गया। तो ये कभी कभी बराबर होगा, कभी कभी बराबर, लेकिन ये x प्लस y की वैल्यू हमेशा n के बराबर आ जाएगी। ये ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, एक प्रमेय आपके बोर्ड लेवल में आती है, ठीक, मतलब कक्षा 11 बोर्ड रह नहीं गया, एक समय तो पूरा 11-12 ज्वाइंट कोर्स था यूपी बोर्ड का। जाने की लिखेंगे, हाँ हेडिंग लगाइए, पास्कल की प्रमेय। इंपॉर्टेंट है, बता मैं लिख रहा हूं। पास्कल थ्योरम है, स्कूल में कहीं पढ़ा दिया गया है क्या चैप्टर? ही किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया गया। हाँ लिखेंगे पास्कल की प्रमेय। हाँ भैया, ये क्या होती है पास्कल की प्रमेय? मैं इसको डेरिवेशन करेंगे सब लोग। पास्कल की प्रमेय का यूज क्या है इसको भी हम लोग समझेंगे और इसका डेरिवेशन करेंगे। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अभी लिखना कुछ नहीं है। पास्कल की प्रमेय से कहीं NCR प्लस NCR माइनस 1 लिखा हो, ठीक। मुझे इतना बता दीजिए NCR में R की औकात क्या है? n के बराबर या n से कम?
आर जीरो भी हो सकता है किंतु ऊपर वाला जीरो। अच्छा, इस तरह की कहीं फोटो आ सकती? नहीं आ सकते। इन दोनों की जगह इंटेजर ही भरा होगा, समझा गया? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है। अब 3 व्यक्तियों में से आधा व्यक्ति का मैं सिलेक्शन नहीं कर सकता, कर सकते, छोटा सा बच्चा आ गया हो तो ये तो बात क्लियर हो गई। इसका मतलब कभी इस तरह की फोटो दिखे तो ये पता है लगातार कॉम्बिनेशन भरा हुआ है, जस्ट इसमें एक कम है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? n+1 CR। अभी लिखना नहीं, मैं समझाता हूँ, इस तरह समझ में आने लगे तो मेरा रोल ही खत्म हो जाए। सुनना, ध्यान सुनना। लिखा है 10C2, लिखा है कि नहीं? बोलो। फिर मैं लिख दूं 10C1, तो लगातार है कि लगातार नहीं है? 10C1 के बाद 10C2 आएगा? बोल क्यों नहीं रहो? अभी मैं सब समझाऊंगा। इसके प्रसार होते हैं, अभी वहां तक पहुंचे तो हम लोग, लेकिन ये लगातार संचय लिखे हुए हैं, अर्थात ये लिखा हुआ है 10C1 प्लस 10C2, ऐसे ही समझ लीजिए। ये क्या है? R है, और ये क्या है? R-1 है, अर्थात ये R है तो R-1 है, एक कम हो गया, अर्थात ये किसकी वैल्यू होगी? n+1, तो 10 में एक जुड़ गया, 11 हुआ, और R ये 11C2 की वैल्यू होगी। अब दिमाग लगाना, यहां लिखा हुआ है 50C40, भेजा लगाना, n की जगह क्या है? 50, तो अगला मैं 50 ही भरूंगा, n सेम भरेगा, और जस्ट इसका एक कम होगा आगे, तो 40 में एक कम, तो 39 भरा होगा। तो जब इस तरह के 2 कॉम्बिनेशन जोड़े के साथ भरे हों तो पास्कल बाबा इनको डायरेक्ट जोड़ देते हैं और कैलकुलेट करेंगे तो आएगा। अब दिमाग लगाना, तो ये क्या है? NCR महसूस करना, और ये NCR-1, R का मतलब 40, और 40 में एक कम 39, वैल्यू क्या है? n+1, अर्थात 50 में जुड़ जाएगा, कितना आएगा? 51CR, R बोले तो 40। नहीं आए समझ? अब आप बताना, इस बार आप बताना। मैं लिख दूं 20C15, आगे क्या लिखूंगी? पास्कल थ्योरम लग, हाँ 20C14, एक कम लिखेंगे, आंसर क्या देगा? 21C15। अब भी नहीं समझ में आया? तो पास्कल की प्रमेय से 2 लगातार संचय आपस में जुड़ जाते हैं, लिखेंगे पास्कल की प्रमेय से 2 क्रमागत संचयों को आपस में जोड़ा जाता है। पास्कल की प्रमेय से 2 क्रमागत संचयों को, पास्कल की प्रमेय से 2 क्रमागत संचयों को, पास्कल की प्रमेय से 2 क्रमागत संचयों को आपस में जोड़ा जाता है। इसके बाद लिख लीजिए NCR प्लस R-1 बराबर n+1 CR। ये पास्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक रूप होता है। NCR-1 ये मानक रूप होता है। NCR प्लस NCR-1 इक्वल टू n+1 CR। हाँ भाई, रेडी हो आप लोग? सुनना ध्यान से, ठीक? मैं इसको प्रूफ करूंगा, आप लोग व्हाइट बोर्ड की तरफ देखना। NCR जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, देखो यार मैं ऑनलाइन क्यों बंद कर रहा हूँ उसका रीजन बताऊँ। अभी मेरे इस पे देखो, YouTube एक ऐसा ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है, एक बात बता देता है कि कौन बच्चा वीडियो पढ़ रहा है, कौन बच्चा वीडियो नहीं पढ़ रहा। कल का वीडियो मैंने देखा, आप विश्वास नहीं मानेंगे, वॉच टाइम 20 मिनट। अरे 1 घंटा 20 मिनट के वीडियो में 30 बच्चे गोल हैं क्लास से, और वॉच टाइम है 20 मिनट। इसका मतलब वो चैनल केवल वीडियो 20 मिनट चला है कल, बस 20 मिनट में कौन पढ़ लेगा? अब ये 20 मिनट कैसे चला? सारे बच्चे वीडियो को खोले जो पढ़ने नहीं आते, 1-2 मिनट देखें, हाँ अभी सो जाएं थोड़ी देर के लिए, फिर पढ़ेंगे। भैया अब टाइम ही नहीं है बहकने का, यदि बहक जाओगे तो फिर बहक गए। तो अब ऑनलाइन सीधे ऑफलाइन आओ तो पढ़ता ही नहीं बच्चा। देखो यार, अभी तुम लोग ऑनलाइन पढ़ने लायक नहीं हो यार, समझ में आया? ऑनलाइन पढ़ाई का मजा पता है कब मिलता है? ठीक है, जब ग्रेजुएशन कर या इंटर पास हो गए हों, या फिर रिपीटिंग स्टूडेंट हो। हम किसी का लेक्चर देखेंगे ना, कहीं से भी देखें, हमें समझ में आ जाएगा। रीजन 18 साल से पढ़ा रहे हैं, 4-5 साल पहले पढ़े हैं, 22 साल हो गए, आपको कैसे समझ में आएगा?
उसमें बीच में फ़ोन भी आना है, एरोप्लेन मोड में लगा देंगे तो वीडियो नहीं चलेगा। अब फ़ोन करने वाला मानेगा नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे बाद तो फ़ोन करना है। समझ में नहीं आया? आ गई समझ में? कहाँ से पढ़ाई होगी? पढ़ाई यहाँ फ़ोन आएगा तो मैं मिला दूंगा। तो कंसंट्रेशन जो क्लास में बनता है ना, वो घर में बनता नहीं है। बस इतना फर्क है ऑनलाइन ऑफलाइन में, बाकी कोई बकवास नहीं है। ये तो जिम्मेदार है तो वही क्लास है, देखो वही क्लास तो चल रही है, मैं एडिट भी नहीं करता हूँ। अच्छा, एनसीआर का फार्मूला बता दे बस, तो मजा आ जाए। फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल, फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर। इसको बताओ, फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर, आर की फीलिंग आर माइनस 1, फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1। क्योंकि देखो एन माइनस आर करूंगा तो कुछ ऐसे आएगा माइनस यहाँ, तो ये माइनस का आर प्लस का 1 हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं आया? अब देखो इसके बाद ये समझ में नहीं आया, दोनों मैंने फार्मूला लगा दिया। एनसीआर का फार्मूला फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर, आर बोले तो आर माइनस 1, आगे एन माइनस आर, तो आर माइनस 1 के पीछे माइनस चिन्ह होगा तो माइनस आर प्लस 1। समझ में आ गया? अब किया क्या जाता है, ध्यान से सुनना। फैक्टोरियल कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। जो अमीर आदमी होता है उसको बाहर निकालते हैं, गरीब आदमी को नहीं सताना, अर्थात बड़े वाले को बाहर करना है। देखो दिमाग लगाना, मैं आपसे कहूंगा कि आर बड़ा है कि आर माइनस 1 बड़ा है? आर बड़ा है, तो किसके ऊपर दबाव डालेंगे? चल भैया तू बाहर निकल, तो फैक्टोरियल से कोई भी संख्या बाहर निकालते हैं तो जस्ट एक संख्या कम हो जाती है उसमें। 10 को बाहर करते हैं तो 9 बचता है, 9 को बाहर करते हैं 8 बचता है। जितनी बार डंडा मारेंगे उतनी बार एक घट जाएगा वो। तो अब दिमाग लगाना, ये क्या है, फैक्टोरियल एन को लिखा रहने दें। क्यों लिखा रहने दें, मैं अभी आपको समझाता हूँ। यहां से मैंने आर को बाहर किया तो कितना आया, आर माइनस 1। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, हमेशा बड़े वाले को बाहर करते हैं, छोटे वाले को नहीं। ये बड़ा है कि ये बड़ा है? एन माइनस आर बड़ा है कि एन माइनस आर प्लस 1 बड़ा है? एन माइनस आर प्लस 1। अंधे आदमी को दिखता होगा इसमें एक ज्यादा जुड़ा है, इसका मतलब कि ये एन माइनस आर को मैं लिखा रहने दूं, इसमें कोई दबाव ना डालूं। मैं इधर दिमाग लगाऊं तो भैया तुम बाहर आ जाओ। जिस दिन तुम बाहर आओगे उस दिन एक संख्या फैक्टोरियल में खटाक से कम हो जाएगी। एक संख्या कम होने के बाद ये एक उड़ जाएगा, क्या कितना बचेगा, एन माइनस आर। अच्छा सर जी, ये करने से फायदा क्या हुआ? बहुत फायदा हुआ। फैक्टोरियल वाले क्वांटिटी क्या हो गई, कॉमन निकल आई। बताओ ऊपर क्या कॉमन है, फैक्टोरियल एन, नीचे फैक्टोरियल आर माइनस 1 और एन माइनस आर। बचा क्या, 1 बाई आर। इधर कितना बचा, 1 माइनस 1 अपान एन माइनस आर प्लस। उम्मीद है कि ये तीनों लाइन आपको समझ में आ गई। जल्दी से कॉपी कर लो, हाँ जल्दी कॉपी करिए, जल्दी जल्दी। फिर समझाऊं क्या एक बार? अच्छा, कॉपी का मतलब होता है उतार लेने दो। कभी कभी स्टूडेंट पूछते सर जी उतारना नहीं होगा, आज इसको चढ़ाना है। जल्दी उतारो, जल्दी। समझ में ना आया हो तो मुझे बता दीजिए एक बार, फिर मैं समझा दूं। ये तो फार्मूले हैं, इसमें तो समझने की कोई जरूरत है नहीं। भेजा लगा के मैंने ऑपरेशन मारे ताकि फैक्टोरियल बाहर निकल आए। मुझे इसमें आर बड़ा दिखा तो मैंने आर को बाहर फेंका, एक संख्या कम हो गई। इसमें ये बड़ा दिखा, इसको बाहर निकाले, एक संख्या कम हो गई। कॉमन लेके इस तरह फोटो दिखने लगी। मैं ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लूंगा, क्या आएगा, एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल आर माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस आर, और इसका एलसीएम एन माइनस आर प्लस 1 प्लस आर डिवाइड बाई आर इंटू एन माइनस आर प्लस 1। आर से आर मर जाएंगे। अब ध्यान से सुनना, फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल आर माइनस 1। सांद्रो
अब ध्यान से सुनना, अब हम लोग महत्वपूर्ण स्टेप पे आ गए हैं, महत्वपूर्ण स्टेप पे आ गए। अब सुनना, थोड़ा सीरियस रहें। यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आया होगा, कोई ऐसा स्टेप नहीं है कि आपको समझ में ना आया हो। मेरी बात सुनिएगा, n+1 इंटू फैक्टोरियल n लिख देते हैं। कभी भी दो लगातार नंबर दिख रहे हो तो बड़ा वाला नंबर फैक्टोरियल के पीछे लिख देते हैं और छोटा वाले नंबर को फैक्टोरियल में ऑलरेडी लिखा होगा। तो n से जस्ट एक बड़ा है n+1। अभ्यास करो, ये 10 लिखा है तो 9 लिखा है, यदि ये 100 लिखा होता तो 99 लिखा है। नहीं आया समझ, वो तो मनगढ़ंत कहानी बता रहा हूँ। देखो ये r है और r से छोटा r-1, तो कैसे लिखूं? r को पहले और फैक्टोरियल को r-1। नहीं आया समझ में, इसको क्या लिखूं जरा बताओ? n-r+1 फैक्टोरियल n-r, अर्थात फैक्टोरियल के जस्ट पहले एक संख्या बड़ी लिखनी है। अब जरा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा रुक जाइए, दिमाग लगाना है। ये बेचारा कह रहा है यार कि मुझे भी बस में बैठा लो, अंदर आ जाओ। तो ये कह रहा है बेटा आराम से अंदर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन मैं इसको अंदर लूंगा उस दिन फोटो क्या दिखेगी? फैक्टोरियल n+1। नहीं दिखी आपको फोटो? अरे बोलो। अच्छा इसको बाहर निकाल के देख लो, बाहर निकालो जरा। बाहर निकालूंगा तो n+1, बोलो क्या कितना बचेगा? n। एक कम हो गया, तो क्या इन दोनों को फैक्टोरियल n+1 नहीं लिख सकता? बोल क्यों नहीं रहे हो? तो सोचो इन दोनों को क्या लिखूं? फैक्टोरियल r, और इन दोनों को फैक्टोरियल n-r+1। उल्टा प्रोसेस देख ले, यदि निकाल के बाहर देखोगे तो वही मिलेगा। अब भी लगता है समझ में नहीं आया? नहीं आया समझ में? भैया समझ में नहीं आया क्या? अच्छा इधर सुनना, यहाँ पे मैं रफ करके दे रहा हूं। 10 फैक्टोरियल 9 लिखा, तो इसको क्या लिखोगे आप? फैक्टोरियल 10। ठीक, उल्टा सोचोगे 10 को बाहर करोगे 9, तो सिमिलर यार, उसी तरह अपना दिमाग बहलाना। अब तुम इन दोनों को, ये बड़ा है ये छोटा है, तो फैक्टोरियल n+1। अच्छा n+1 को बाहर करूंगा तो n बचेगा। आ गया हो, सुन, दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। अब रिवर्स थिंकिंग होना चाहिए स्टूडेंट की, उल्टा सोच होनी चाहिए कि इस फैक्टोरियल को मैं कॉम्बिनेशन में बदल पाऊं। तो NCR का फार्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल r, बोलो, इंटू फैक्टोरियल n-r। अब समझना, यहाँ पे इतने में थोड़ा सा रफ कार कर रहा हूं मैं, आज थोड़ा सा काफी बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ताकि दिखे। NCR का फार्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल। थोड़ी देर के लिए ये ना लिखा होता, ये लिखा होता तो आपका दिमाग सोचता कि मैं NCR ही लिखा है। वो तरीका दूसरा है, लेकिन दिख रहा है कि NCR है। कैसे पता चला? ऊपर n भरा है, नीचे उसी तरह मन की आंखों से देखो, n की जगह क्या भरा है? n+1, अर्थात ऊपर n+1 है। ठीक, c, और r की जगह r ही भरा है, अर्थात किसका वैल्यू है? n+1 CR की। अच्छा फार्मूला डाल के देख ले, n+1 CR की वैल्यू क्या होगी? फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n का मतलब n+1 फैक्टोरियल r। नहीं आया समझ? r का मतलब r, फिर क्या होता है? n-r, अर्थात n+1 r, n+1 r, अर्थात इस पूरे बकवास को मैं क्या लिख सकता हूं? n+1 CR। अब भी नहीं समझ में आया? आगे समझ। तो क्या लिखूंगा? LHS बराबर RHS लिखेंगे, अतः LHS बराबर RHS प्रूफ होगी। तो तैयार रहिएगा, क्वेश्चन बन के आ सकता है पास्कल थ्योरम आपके 11th के पेपर पे। 11th के पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है पास्कल थ्योरम के, प्रूफ कीजिए। देखो ये लास्ट वाली लाइन समझ में नहीं आई क्या? लास्ट वाली लाइन सबको समझ में आ गई? चलो रिमार्क्स लिखो, फिर लिखेंगे रिमार्क्स। हम बताइए, नंबर 1 10C8 प्लस 10C7 वैल्यू कितनी देगा? 11C8। अरे n+1 CR होते हैं ना वैल्यू। हाँ बताना दूसरे नंबर में 100C50 और 100C49 वैल्यू 100C50। अब क्लियर हो आप लोग? हाँ, ये कहां से जुड़ गए? पास्कल थ्योरम। पास्कल थ्योरम किसको जोड़ता है? दो लगातार कॉम्बिनेशन को जोड़ देता है। दोनों में n सेम होना चाहिए और जस्ट एक कम होना चाहिए r में। जैसे एक उदाहरण और ले लेते हैं, ज्यादा बकवास करने से कोई फायदा नहीं। 20C15
20C14 कितना आएगा? 21C15। हाँ, एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, कल एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे। (47C4 प्लस सिग्मा R इक्वल 1 to 5, 52 माइनस RC3 का मान ज्ञात कीजिए। मान बताइए। हाँ, इसका मान बताना भाई, वैल्यू इसकी फाइंड कराएगा वो, कह रहा है इसका मान बताइए। देखो, जिन लोगों को ये क्वेश्चन पता है तो क्वेश्चन तो 3 लाइन में खत्म हो जाएगा, और जिनको क्वेश्चन नहीं पता तो क्वेश्चन देख के ही डर जाएंगे। वो तो क्वेश्चन देख के ही डर जाएंगे कि पहली बात तो सिग्मा लगा है, दूसरी चीज है क्या बकवास लिखा है। देखना, दिमाग लगाना थोड़ा सा, ठीक। अच्छा, सीरीज पढ़ चुके हैं, मैं आपकी 11 की पढ़ाई 9वें चैप्टर से कराया हूँ, सीक्वेंस एंड सीरीज, फिर पहले चैप्टर में आया हूँ। तो मैं 9वां चैप्टर पढ़ा चुका हूँ और पहले से लेकर 7वां चैप्टर चल रहा है, जिसमें तीसरा चैप्टर छूटा हुआ त्रिकोणमिति। देखते हैं, सिग्मा का मतलब जोड़ना, ठीक। आर की वैल्यू कहां से कहां तक डालना है, इसको पढ़ेंगे कैसे? पहले तो हमें क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं आएगा, इसको पढ़ेंगे 47C4 प्लस सिग्मा R इक्वल 1 to 5। क्या पढ़ेंगे? R इक्वल मतलब बराबर 1 to 5, 1 से 5, फिर ये कॉम्बिनेशन भरा है। अब देखिए कैसे वैल्यू देगा, ध्यान से सुनना। ये 47C4 लिखा रहने दीजिए, 47C4 लिखना कुछ नहीं, R की जगह क्या डालना है? 1। मुझे पता है कि कॉम्बिनेशन में जो R डाले जाएंगे वो 1 से 5 तक डाले जाएंगे, लेकिन R इंटीजर डाले जाएंगे, अर्थात 1 के बाद 2 डालेंगे, 1.5, 2.5, 3.5, पौने 4 नहीं डाले जाएंगे, क्योंकि ये तो पता नहीं एनसीआर में ये नीचे भिन्न नहीं होगी, नहीं आया समझ में। इसका मतलब R का मान 1 से 5 तक डालना, तो 1 के बाद, 2 के बाद, अच्छा 1 डाल के देखें हम, 1 डाला तो कितना आया? 51, 2 डाला तो 50, अरे 2 डाला 50 नहीं हो गया, 3 डाला 49, 4 48 और ये 47। हाँ, तो सिग्मा का काम क्या है? जोड़ना। पहले यहां 1 डाला तो ये खुल गया, बोलो, फिर सिग्मा का मतलब प्लस लगाना, 2 डाला ये पैदा हो गया, प्लस सिग्मा का रोल 3, 4, 5 लिख लीजिए। नहीं आया समझ? आ गया समझ। अब सुनना, इसके बाद मैं इसको 47C4 इसको उल्टा लिखूंगा, 47C3, 48C3, मैंने इसको उल्टा लिख दिया। अच्छा, जोड़ने में उल्टा सीधा का महत्व तो नहीं होता। अरे यार, चाहे 2 धन 3 लिखो या 3 धन 2 लिखो यार। अब सुनना, अब मेरे पास 2 तरीके हैं सवाल लगाने के। एक तरीका है कि मैं संचय को हल कर सकता हूं, तो मैं इन सबको हल करूंगा तो मुझे तो ना नहीं याद आ जाएगी। तो जरा दिमाग लगाओ, ये पास्कल थ्योरम दे रहा है, देखो 47 बराबर है और यहां जस्ट 1 कम है, तो कितनी वैल्यू खोलेगा ये? 48C4, ये आएगा 48C4। और ये आगे भाई साहब इंतजार कर रहे थे कि फिर भैया पास्कल बाबा लग जाएंगे, देखना ये इसके साथ फिर यहां घुस गया, नहीं आया समझ में, आ गया समझ में। देखो इन दोनों का कैलकुलेशन कितना आया, इन दोनों का कैलकुलेशन 48C4, नहीं आया समझ में। फिर मैंने इसको आगे वाले लिख दिया ना, बाकी लिखता चला जा। बताओ इन दोनों का कैलकुलेशन 49C4 और किसके साथ पेयर बना देगा? 49C3 के साथ। तो बताओ कितना बढ़िया कैलकुलेट हो गया ये। हाँ, फिर ये कितना देगा बताओ? 50C4। जब भी पास्कल थ्योरम लगाना हो आप ब्रैकेट बना लेंगे इस तरह। नहीं आया समझ में? अब जुड़ के कितना हुआ? 51C4 प्लस 51C3 जुड़ के कितना हुआ? 52C4।
अब बताओ यहां से आसान था कि ये पूरे बकवास को जोड़ना आसान था? यहां से आसान है। 52C4 का मतलब 52 गुणे 51, कितने गुणनखंड भरूंगा ऊपर? 4, घटते क्रम में। 52 के बाद 51 के बाद 50 के बाद क्या 4 हो गए? अरे 1 2 3 4 हो गए। अब क्या करूं? नीचे भाग करूं किसका? फैक्टोरियल 4 का। 4 का मतलब 4 गुणे 3 गुणे, समझदार हो कैलकुलेट करके बता दो। अथवा आप इसी तरह आंसर दे सकते हो, 52C4 भी आंसर दे सकते हो। इसे बुक में जो आंसर लिखा है ये 52C4 आंसर लिखा है, लेकिन उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैंने जो एक छोटा सा क्वेश्चन लगाया पास्कल थ्योरम में, वो समझ में आया कि नहीं आया? पास्कल प्रमेय कब लगती है? जब दो लगातार क्रमचयों को जोड़ना हो, संचयों को जोड़ना हो, दो लगातार कॉम्बिनेशन को ऐड करना हो। हल हुआ किसी का? 270 725 यही आया भाई, बोल क्यों नहीं रहे? तो कल आप लोग एनसीईआरटी की बुक लेके आएंगे और क्लास की टाइमिंग 3:45 है, 3:45, समझ रहे ना? तो कल मिलते हैं फिर एनसीईआरटी के साथ।